नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक, खुद ब खुद। ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर बेसिकली आपने एफएससी में पढ़ा होगा। ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या होता है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है या कम करता है, ठीक है। यानी कि वोल्टेज को जो चीज़ कंट्रोल करती है दैट इज ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर मतलब ये खुद ब खुद वोल्टेज को एडजस्ट करेगा, ठीक है। सो ऑटो ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या है, ये एक प्रिसाइज वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्रिसाइज वोल्टेज प्रोवाइड किसको करेगा, याद रखना है ये ऑटो ट्रांसफार्मर दो चीजों को वोल्टेज देगा। एक हमारे पास है फिलामेंट ट्रांसफार्मर, या आप इसको कह सकते हो फिलामेंट सर्किट। फिलामेंट सर्किट कह लो, फिलामेंट ट्रांसफार्मर कह रहे हो, एक ही बात है, ठीक है। और दूसरा ये वोल्टेज सप्लाई करता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को। हाई वोल्टेज सर्किट कह लो, ट्रांसफार्मर कह लो, एक ही बात है, ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ऑटो ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या कर रहा है, दो चीजों को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है और ये एक प्रिसाइज वोल्टेज देता है, ठीक हो गया। तो इसको भी तो वोल्टेज चाहिए, इसको वोल्टेज कहाँ से आ रही है, जो हम लोग जो वोल्टेज दे रहे हैं, यानी कि जो वापडा से आ रही है वो वोल्टेज हम किसको दे रहे हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर के पास जाती है। ऑटो ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को एडजस्ट करता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि ऑटो ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को ज्यादा करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर उस वोल्टेज को एडजस्ट करता है से मुराद ये है कि हमें चाहिए 220 वोल्ट्स, तो ये आपके पास 220 वोल्ट्स को एडजस्ट करेगा, ठीक हो गया। और एडजस्ट करने के बाद किसको देगा, फिलामेंट सर्किट को देगा और हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को देगा, ठीक हो गया। और यही लिखा हुआ है कि इसको कौन देगा, इसको दी जाएगी द पावर सप्लाई टू द इमेजिंग सिस्टम इज डिलीवर्ड फर्स्ट टू द ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी कि सबसे पहले जो पावर सप्लाई की जाती है वो किसके पास जाती है, ऑटो ट्रांसफार्मर के पास जाती है। अब ये ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, वोल्टेज सप्लाई करेगा किसको, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को, और फिलामेंट सर्किट को देगा। अब याद रखना है ऑटो ट्रांसफार्मर, अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि ये वोल्टेज को इंक्रीज नहीं करता, क्यों, बिकॉज देखो पहले इसके अंदर वोल्टेज आया, इसने सिर्फ एडजस्ट की है, अब ये आगे देगा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को, ये इसको जो है वो वोल्टेज को हाई करेगा। क्यों, पहले ही अगर आप लोग वोल्टेज को हाई कर दो तो फिर बाद में उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। कम को ज्यादा करना इजी है लेकिन ज्यादा को कम करना मुश्किल है, ठीक हो गया। तो आप लोग इसको आसानी से हैंडल कर सकते हो, ठीक हो गया। तो पहले क्या होता है कि ये ऑटो ट्रांसफार्मर एडजस्ट करता है, ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को देगा, ये आगे से क्या करेगा, वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। ऑलराइट, सो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि द ऑटो ट्रांसफार्मर हैज अ सिंगल वाइंडिंग। अब याद रखना है ऑटो ट्रांसफार्मर हमारे पास जो कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर्स होते हैं उससे बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर्स के अंदर हमारे पास दो वाइंडिंग्स होती थी, एक होती थी प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती थी सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन जो हमारे पास ऑटो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर सिंगल वाइंडिंग होती है, ठीक हो गया। और ये आपके पास क्या करता है, प्रिसाइज वोल्टेज देता है दो चीजों को, फिलामेंट सर्किट को और हाई वोल्टेज सर्किट को। अब ऑटो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड का बनना और मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड का बनना, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और ऑटो ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। और ऑटो ट्रांसफार्मर कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर से टोटली डिफरेंट है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग होती है और आपके पास एक कोर होता है एंड दैट इज मेड अप ऑफ आयरन, ठीक है। वो आयरन आपके पास लेमिनेटेड होता है ताकि हीट की प्रोडक्शन कम हो सके। अब बेसिकली क्या होता है, जो सिंगल वाइंडिंग है इट हैज अ नंबर ऑफ कनेक्शंस। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ पे देखो, दिस इज सिंगल वाइंडिंग और ये दरमियान में जो दो तीन लाइनें आपको नजर आ रही हैं, दिस इज कोर, यानी कि सेंटर कोर है और उसके इर्द गिर्द वाइंडिंग है, ठीक है। ये कोर किससे मिलकर बना हुआ, इट इज मेड अप ऑफ आयरन और लेमिनेटेड आयरन है, ठीक हो गया। अब अगर आप इसको देखो तो पॉइंट ए है और ए प्राइम है, इसको हम सप्लाई कर रहे हैं क्या, वोल्टेज, दिस इज नॉन एज प्राइमरी वोल्टेज, यानी कि जो पीछे से वोल्टेज आ रहा है वापडा से वो हम इसको सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास आगे एडजस्ट करेगा। अब ये एडजस्ट किस तरह से करेगा, इट हैज मल्टीपल कनेक्शन। ये देखो एक कनेक्शन ये है, देखो आपके पास क्या है, इनको इसके पास मल्टीपल कनेक्शन है। तो यहाँ से जो बाहर आएगा दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज, ये प्राइमरी वोल्टेज जो हम इनपुट में दे रहे हैं, तो आउटपुट में जो मिलेगा दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज। अब ये जो आपके पास कनेक्शन है ना, इन कनेक्शन से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं वोल्टेज को, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कनेक्शन सी को देखो तो सी बहुत ऊपर है, यानी कि बी से लेकर सी तक सारा के सारा सारी की सारी वाइंडिंग इसके अंदर इंक्लूड है, तो वोल्टेज सबको मिल रहा है। तो
ऐसा रिजल्ट आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, तो जितनी नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा सेकेंडरी वोल्टेज, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर लॉ हमें क्या कहता है, ट्रांसफॉर्मर लॉ सेड दैट, यही है ट्रांसफॉर्मर लॉ, यानी कि वोल्टेज इन सेकेंडरी वोल्टेज ज्यादा होगा जितनी ज्यादा सेकेंडरी वाइंडिंग्स होंगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगी। ठीक हो गया। तो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ सी तक है तो कितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बन रही हैं, तो आपके पास क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल हम बी वाले पे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स ये वाली अब निकल गई, ये वाली रह गई, नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गई। इसी तरह डी पर आ जाओ, नंबर ऑफ टर्न्स और कम हो गई। ई पर आ जाओ तो सिर्फ ये नंबर ऑफ टर्न्स है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या करता है, इन कनेक्शंस के जरिए आप लोग नंबर ऑफ टर्न्स को एडजस्ट कर सकते हो, उतना ही आपको आगे वोल्टेज मिलेगा, बिकॉज वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा आपके पास वोल्टेज। तो ये था हमारे पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर। याद रखना है ऑटो ट्रांसफॉर्मर के अंदर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर यही कहानी लिखी हुई है, आप वोल्टेज को डिक्रीज भी कर सकते हो, आप वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हो, कैसे, इन कनेक्शंस को एडजस्ट करके। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा वोल्टेज, जितनी कम उतना कम वोल्टेज। अब बेसिकली आपके पास क्या है, जो आपके पास ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, क्या कहते हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर कैन बी डिजाइन टू स्टेप अप वोल्टेज, मैंने पहले बताया स्टेप अप भी कर सकते हो, स्टेप डाउन भी कर सकते हो। ठीक हो गया। और ऑटो ट्रांसफॉर्मर इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये वोल्टेज को रिसीव करता है, जो वोल्टेज ये रिसीव करता है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी वोल्टेज, और जो आउटपुट में देता है दैट इज सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, और सेकेंडरी वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर। लॉ मैंने आपको बता दिया, वी एस क्या है, वो ये आपके पास सेकेंडरी वोल्टेज है, दिस इज प्राइमरी वोल्टेज, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी और नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कनेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमने बात की कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या करता है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर आपके पास एडजस्टमेंट करता है, तो वो करंट को भी एडजस्ट करेगा, वो वोल्टेज को भी एडजस्ट करेगा। अब हमारे पास क्या है कि किस तरह से वो केवीपी को एडजस्ट करेगा, देखते हैं। ठीक है, पहले आपके पास क्या होता था, जो ओल्डर एक्सरे ऑपरेटिंग कंसोल्स होते थे उसके अंदर आपके पास क्या होता था, मेजर केवीपी भी होता था और माइनर केवीपी भी होता था। अब इस पूरे पैराग्राफ में हमें ये कहते हैं कि जो आपके पास पहले पुराने ऑपरेटिंग कंसोल होते थे उसके अंदर हमारे पास क्या होता था, दो सेपरेट नॉब्स होते थे। ठीक है, एक आपके पास होता था मेजर केवीपी कंट्रोल और दूसरा हमारे पास होता था माइनर केवीपी कंट्रोल। अब बेसिकली होता क्या था, मेजर केवीपी कंट्रोल में क्या होता था, ये एक वोल्टेज को चेंज करता था लार्जर स्टेप्स के अंदर, यानी कि फॉर एग्जांपल 10 केवीपी एट अ टाइम पे 10 केवीपी से 20 केवीपी इसने कर दिया। ठीक हो गया। सो इसका काम क्या था कि ये आपके पास मेजर यानी कि बड़ा हिस्सा केवीपी का चेंज करता था। माइनर केवीपी क्या करता था, भी वोल्टेज को चेंज करता था लेकिन स्मॉलर स्टेप्स के अंदर, यानी कि 1 से 2 केवीपी इसने चेंज किया। ठीक हो गया। सो इन दोनों को टेक्नोलॉजिस्ट क्या करते थे, कंबाइन करते थे और फिर एक एग्जैक्ट केवीपी बनाते थे। अब हमारे पास क्या होता है आजकल जो आया है, इट इज वन डिजिटल केवीपी सेलेक्टर, यानी कि आपको मेजर केवीपी या माइनर केवीपी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली आप एक दफा ही केवीपी को सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइन ट्यून्स, यानी कि माइनर किलोवोल्ट पीक एडजस्टमेंट फाइन ट्यून्स द सेलेक्टेड टेक्निक। इसके एग्जांपल आप ऐसे समझो ना कि फॉर एग्जांपल पुराने जमाने में रेडियो होते थे। ठीक है, तो अगर आप उसका नॉब को घुमाओ तो आप लोग अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने किसी भी उस स्पेसिफिक स्टेशन पे जाना है, ठीक है, तो आप नोब को तेजी से घुमाते थे, वो स्टेशन पे चला जाता था। लेकिन जब आपको सिग्नल मिल जाता था कि यहाँ पे स्टेशन है, फिर उसके बाद आप क्या करते थे, नोब को आहिस्ता आहिस्ता घुमाते थे। ऐसा ही था। अब नोब को बिल्कुल आहिस्ता घुमाने से मुराद क्या थी कि आप उसकी आवाज को क्लियर करना चाहते थे। तो यहाँ पे भी यही था, मेजर केवीपी आप लोग पहले सेलेक्ट करते थे, देन आप लोग माइनर केवीपी यानी कि फिर हल्का हल्का करते थे ताकि आपके पास इमेज अच्छी होके आ सके। द मेजर किलोवोल्ट पीक एडजस्टमेंट एंड द माइनर किलोवोल्ट पीक एडजस्टमेंट रिप्रेजेंट टू सेपरेट सीरीज ऑफ कनेक्शंस ऑन द ऑटो ट्रांसफार्मर, सो दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। पेंगुइन में क्या कहता है कि केवीपी डिटरमिन्स द क्वालिटी ऑफ द एक्सरे बीम। याद रखना है केवीपी से मुराद क्वालिटी है, तो केवीपी तीन चीजों को डिटरमिन करता है। केवीपी से मुराद क्वालिटी, एनर्जी और पेनिट्रेशन। ठीक हो गया, तो जिसकी केवीपी ज्यादा इसका मतलब है क्वालिटी ज्यादा, पेनिट्रेशन ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। ऑल राइट। जबकि एमए जो है वो आपके पास डिटरमिन करता है क्वांटिटी को, नंबर को, इंटेंसिटी को। ठीक हो गया। अब कहते हैं अप्रोप्रिएट कनेक्शंस कैन बी सिलेक्टेड विद एन एडजस्टमेंट नॉब। आप एडजस्टमेंट नॉब से मैंने पहले आपको बताया कि आप लोग अपने जितने भी उसके ऊपर कनेक्शंस हुए उनमें से किसी को सिलेक्ट करोगे तो वो डिपेंड करता है कि आपने अगर ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स वाला सिलेक्ट किया तो जाहिर सी बात है हाई वोल्टेज आपको मिलेगा, अगर कम किया तो कम वोल्टेज आपको मिलेगा। सो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया।
इसमें इतना नहीं लिखा हुआ, इफ द प्राइमरी वोल्टेज टू द ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी कि जो आप लोग ऑटो ट्रांसफार्मर को वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हो अगर वो 220 है तो ऑटो ट्रांसफार्मर उसको कंट्रोल कर सकता है कहाँ से कहाँ तक, 100 से 400 तक, यानी कि 220 से कम करके स्टेप डाउन भी कर सकता है और स्टेप अप यानी कि 400 तक ज़्यादा भी कर सकता है। दिस लो वोल्टेज फ्रॉम द ऑटो ट्रांसफार्मर बिकम्स द इनपुट टू द हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अच्छा, इसके बाद ये ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने आपको पहले बताया था, ये ऑटो ट्रांसफार्मर आपके पास दो चीज़ों को वोल्टेज सप्लाई करता है। वो दो चीज़ें कौन सी थी? एक आपके पास था हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा हमारे पास क्या था? फिलामेंट सर्किट और फिलामेंट ट्रांसफार्मर। ठीक हो गया। अब ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर था मैंने पहले भी आपको बताया, जो ऑटो ट्रांसफार्मर है जब आप लोग इसको सप्लाई दोगे तो ये सिर्फ वोल्टेज को एडजस्ट करेगा। ठीक हो गया, यानी कि इतना ज़्यादा किलो वोल्ट्स में उसको कन्वर्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, फिर इससे जो आपके पास वोल्टेज निकलेगा वो आपके पास कहाँ पर जाएगा? हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जाएगा और ये लो होगा। अब ये जो हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, नाम से ही जाहिर है हाई वोल्टेज है, स्टेप अप है, यानी कि ये वोल्टेज को बढ़ाएगा, तो इससे जो आगे वोल्टेज निकलेगा वो आपके पास केवीपी में यानी कि किलो वोल्ट्स में होगा। ठीक हो गया, और वो वोल्टेज देन आपके पास एक्सरे ट्यूब के अंदर जाएगा। ऑलराइट, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया जो एक्सरे ट्यूब होती है इट रिक्वायर्स हाई केवीपी एंड लो एमए, ऐसा ही था। अब कहते हैं कि केवीपी मीटर भी जो है वो लगाया जाता है। अब याद रखना है केवीपी मीटर कहाँ पर लगाया जाता है? आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। ये एक एमसीक्यूज भी आया हुआ था कि केवीपी मीटर आप लोग कहाँ पर लगाते हो। सो केवीपी मीटर इज प्लेस्ड अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल्स ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद देखो ये आपके पास है ऑटो ट्रांसफार्मर जो कि सिंगल वाइंडिंग होती है। ठीक हो गया, इसको आप लोग सप्लाई करते हो। अब इसके साथ आपके पास यहाँ पर लगा हुआ होता है क्या? केवीपी मीटर। ठीक है, अभी आपके पास जब ये केवीपी मीटर बेसिकली क्या करता है? वोल्टेज को मेजर करता है। देन ये आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने पहले बताया दो चीज़ों को सप्लाई करेगा। एक आपके पास सप्लाई करता है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को, दूसरा सप्लाई करता है फिलामेंट ट्रांसफार्मर को। ठीक हो गया, एंड देन ये हाई वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर है ये एक्सरे ट्यूब को सप्लाई करेगा और एक्सरे ट्यूब ऑपरेट होगी। और ये जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर है नाम से ही फिलामेंट, ठीक है, तो ये एक्सरे ट्यूब की फिलामेंट को करेगा क्योंकि फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलने हैं। ठीक हो गया, तो ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ना, अब ये प्राइमरी था तो ये आपके पास क्या है? सेकेंडरी साइड है। ठीक हो गया, तो ये ऑटो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे लगा हुआ होता है कौन? केवीपी मीटर। और याद रखना है ये जो केवीपी मीटर है हमारे पास, जो स्केल है केवीपी मीटर का, इसके ऊपर मतलब लिखा तो इसके ऊपर किलो वोल्ट होता है, लेकिन बेसिकली ये किलो वोल्ट को मैयर नहीं कर रहा होता, ये मैयर कर रहा होता है वोल्टेज को। इसके ऊपर जो रीडिंग होती है वो आपको वोल्टेज के बारे में बताती है। क्यों? क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर मैंने अभी आपको बताया सिर्फ एडजस्ट करेगा, इसने तो अभी केवीपी में कन्वर्ट ही नहीं किया उसको, स्टेप अप तो किया ही नहीं। स्टेप अप तो आगे हाई वोल्टेज जनरेटर हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर ने करना है। ठीक हो गया, सो ऑटो ट्रांसफार्मर के बाद ये लगा हुआ है तो ये सिर्फ और सिर्फ किसको रीड करता है? वोल्टेज को रीड करता है। ठीक हो गया, ऑन मोस्ट ऑपरेटिंग कंसोल्स द केवीपी मीटर रजिस्टर्स इवन दो। अच्छा, आप कहते हैं कि अब बहुत से ऑपरेटिंग कंसोल्स के अंदर जो केवीपी मीटर है वो आपको रीडिंग तो दे रहा होता है, हालांकि सर्किट के अंदर करंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्री रीडिंग केवीपी मीटर। अब प्री रीडिंग केवीपी मीटर बेसिकली होता क्या है? हम कैसे कह सकते हैं कि व्हाई इट वर्क्स विदाउट करंट। ठीक है, तो जो मीटर होता है वो बेसिकली करंट को मैयर नहीं कर रहा होता, बेसिकली वो मैयर कर रहा होता है पोटेंशियल डिफरेंस को। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वोल्टेज को ही तो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, और वो तो हमेशा आपके पास सर्किट में रहेगा, चाहे करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, वोल्टेज आपके पास हमेशा रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा रहेगा वहां पर। ठीक हो गया, सो ये जो आपके पास प्री रीडिंग केवीपी मीटर होता है ये क्या मैयर कर रहा होता है? पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा होता है, वोल्टेज बता रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रोल ऑफ मिली एम्पियर। अब हमने देख लिया केवीपी को किस तरह से वो एडजस्ट करता है। नाउ कंट्रोल ऑफ मिली एम्पियरेज यानी कि एमए को किस तरह से कन्वर्ट करता है। हमें पता है एक्सरे ट्यूब के अंदर क्या होता है? कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एनोड की तरफ, जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड को स्ट्राइक करते हैं तो आपके पास एक्सरेज बनती हैं। ठीक हो गया, अब बेसिकली एक्सरे ट्यूब करंट क्या है कि कितने करंट बेसिकली क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड तक जा रहे हैं, दैट इज करंट। और एक्सरे ट्यूब के अंदर है तो ऑब्वियस सी बात है एक्सरे ट्यूब करंट बोलेंगे। ठीक हो गया, इसको हम मेजर करते हैं मिली एम्पेयर्स के अंदर। ठीक हो गया, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फिलामेंट से निकल रहे हैं ये डिपेंड करते हैं टेम्परेचर पर। जितनी ज़्यादा हॉट फिलामेंट होगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ये इमिट करेगी बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक इमिशन। ऑलराइट, द फिलामेंट टेम्परेचर इज इन टर्न कंट्रोल्ड बाय द फिलामेंट करंट। अब फिलामेंट का टेम्परेचर जो है वो कौन कंट्रोल करता है? फिलामेंट का करंट कंट्रोल करता है, जिसको हम लोग एम्पेयर्स में मेजर करते हैं। अब याद रखना है हमारे पास जो एक्सरे ट्यूब का करंट है
वो होता है मिली एम्पेयर, लेकिन जो फिलामेंट करंट है वो हमारे पास क्या है, एम्पेयर्स है। यानी कि जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर है इसके अंदर करंट ज्यादा है, ये फिलामेंट को करंट ज्यादा देगा, लेकिन फिलामेंट इटसेल्फ करंट कम यूज करेगी। ठीक हो गया। अ फिलामेंट करंट इंक्रीजेस, फिलामेंट का करंट इंक्रीज होता है, द फिलामेंट बिकम हॉटर, फिलामेंट गर्म होती है, एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज्ड बाय द प्रोसेस ऑफ थर्मियोनिक एमिशन। फिलामेंट्स नॉर्मली ऑपरेट एट करंट्स ऑफ 3 to 6 एम्पेयर। अब देख लो फिलामेंट्स को कितना करंट चाहिए, 3 to 6 एम्पेयर, नॉट मिली एम्पेयर, एम्पेयर करंट चाहिए। ठीक हो गया। तो 3 से 6 एम्पेयर के करंट के ऊपर ये काम करती हैं। A correction circuit has to be incorporated to encounter the space charge effect। अब बेसिकली क्या होता है, स्पेस चार्ज इफेक्ट आ जाता है। स्पेस चार्ज इफेक्ट क्या होता है कि जो आपके पास हीटेड फिलामेंट होती है, अब हीटेड फिलामेंट से बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, अब उन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो कैथोड से एनोड तक जा सके। ठीक है, तो वो एज अ रिजल्ट कैथोड के इर्द गिर्द उस फिलामेंट के इर्द गिर्द ही जमा हो जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं स्पेस चार्ज इफेक्ट। ठीक हो गया। अब जब केवीपी कम होगी, केवीपी वो एनर्जी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम कैथोड टू एनोड। याद रखना है बेसिकली ना, वोल्टेज और केवीपी में फर्क ये होता है कि वोल्टेज आपको चाहिए एक्सरे ट्यूब को एनर्जाइज करवाने के लिए, एक्सरे ट्यूब से एक्सरेज को प्रोड्यूस करवाने के लिए चाहिए आपको क्या, वोल्टेज। केवीपी वो स्पीड है, आप कह लो केवीपी वो है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए मूव करने के लिए फ्रॉम कैथोड टू एनोड। याद रखना है इनके दरमियान मेजर डिफरेंस ये है कि केवीपी जो है वो एक्सरे के अंदर होती है, स्पेसिफिकली होती है एक्सरेज के अंदर है। ठीक है, कहते हैं कि जब केवीपी कम होगी तो एनोड जो है इट इज नॉट वेरी अट्रैक्टिव, तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपके पास एनोड तक जाएंगे, बाकी सारे जो हैं वो फिलामेंट के इर्द गिर्द ही जमा हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब जब आप लोग केवीपी को इंक्रीज करोगे, जब केवीपी को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है चीज ने तो मूव करना है। जब पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो एनोड बिकम मच मोर पॉजिटिव। ठीक हो गया। इस जब वो पॉजिटिव ज्यादा होगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द स्पेस चार्ज क्लाउड। यानी कि कैथोड से तो इलेक्ट्रॉन्स निकल ही रहे थे, उनको तो वो अट्रैक्ट कर ही रहा था, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन यानी कि फॉर एग्जांपल ये फिलामेंट है, अब इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन ने क्लाउड बना लिया क्योंकि इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो एनोड तक जा सकें। ठीक है, जब आप लोगों ने वोल्टेज इंक्रीज कर दिया, वोल्टेज के इंक्रीज करने से एक तो फिलामेंट ज़्यादा हीट अप हुई। ठीक हो गया, क्योंकि हमने पहले बात की थी वोल्टेज के इंक्रीज होने से क्वांटिटी भी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है। ठीक हो गया। जब हमने केवीपी को इंक्रीज किया तो ये जो एनोड था, लेट्स से दिस इज एनोड, अब ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन ये इन इलेक्ट्रॉन यानी कि जो पहले से जमा इलेक्ट्रॉन थे उनको भी अट्रैक्ट करेगा। जब ये इन इलेक्ट्रॉन्स को भी अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ आएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, यही तो क्वांटिटी है ना, यही तो डोज है। करंट बेसिकली कहते ही इसे हैं। तो हम कहते हैं कि ट्यूब का करंट भी इंक्रीज होगा, क्योंकि जो स्पेस चार्ज इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जमा थे वो भी एनोड की तरफ अब आ रहे हैं। एनोड इतना अट्रैक्टिव हो गया कि वो इनको भी खींचने लग गए। ठीक हो गया, तो हमारे पास क्या हो गया, ट्यूब का करंट भी इंक्रीज हो गया। सो कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों ने केवीपी इंक्रीज किया तो उसकी वजह से ट्यूब का करंट भी इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि केवीपी को जब लोगों ने इंक्रीज किया तो क्या होगा, एनोड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा टू द इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड नॉट हैव इनफ। यानी कि पहले उन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो फिलामेंट से निकलते और एनोड तक जाते। अब जो है वो एनोड खुद ही पॉजिटिव हो गया, वो खुद अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी जो है वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम में, यानी कि बाकी पीछे से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही रहे हैं फिलामेंट से, लेकिन ये जो जमा इलेक्ट्रॉन थे ये भी जा रहे हैं। इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, केवीपी तो आपने खुद इंक्रीज किया, एमए भी इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि ट्यूब का करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्मियोनिक एमिशन इज द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ हीटेड फिलामेंट। तो थर्मियोनिक, आयनिक किसे कहते हैं, निकलना, थर्म मतलब हीट, तो हीट की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं दैट इज बेसिकली थर्मियोनिक एमिशन। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं कि एक्सरे ट्यूब के करंट को आप लोग एक कोर सर्किट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट सर्किट, या फिर जिसको हम फिलामेंट ट्रांसफार्मर कहते हैं। ठीक हो गया। हमने पहले बात की थी कि दो चीज़ों को सप्लाई करता है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को और फिलामेंट सर्किट को। ठीक है, अब हम फिलामेंट सर्किट को देखते हैं। कनेक्शंस ऑन द ऑटो ट्रांसफार्मर प्रोवाइड वोल्टेज फॉर द फिलामेंट सर्किट। अब फिलामेंट सर्किट को वोल्टेज कौन देगा, जो आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर के ऊपर कनेक्शंस थे ना। अब देखो पहले भी बताया दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग वोल्टेज दे रहे हैं, दिस इज प्राइमरी। अब यहाँ पर कनेक्शन है, अब ऑटो ट्रांसफार्मर आगे आपके पास हाई वोल्टेज
ट्रांसफार्मर से भी कनेक्ट है और फिलामेंट सर्किट या फिलामेंट ट्रांसफार्मर कह रहे हो इससे भी कनेक्टेड है। ठीक हो गया। तो ये इसको भी कौन दे रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर ही दे रहा है, और फिलामेंट ट्रांसफार्मर को भी कौन दे रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ही लिखा हुआ है कि आपके पास ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज देगा किसको, फिलामेंट सर्किट को। प्रिसीजन रेजिस्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस दिस वोल्टेज टू अ वैल्यू दैट कोरिस्पॉन्ड्स टू अ सिलेक्टेड मिली एम्पियरेज, नॉट सो इंपॉर्टेंट। एक्स-रे ट्यूब करंट नॉर्मली इज नॉट कंटिन्यूसली वेरिएबल। अब याद रखना है जो एक्स-रे ट्यूब का करंट होता है नॉर्मली, यानी कि हम नहीं कह सकते वो मुसलसल चेंज हो रहा है, वो मुसलसल चेंज नहीं होता क्योंकि वहां पर हमने लगाए होते हैं रेजिस्टर्स। इन रेजिस्टर्स का क्या काम है कि ये आपको फिक्स्ड स्टेशंस देते हैं। अब इससे क्या मुराद है, यानी कि या तो आपको 100 करंट देंगे, 200 करंट देंगे या 300 मिली एम्पेयर का करंट देंगे। यानी कि या तो आप 100 मिली एम्पेयर तक लेकर जा सकते हो, 200 तक लेकर जा सकते हो या फिर 300 तक लेकर जा सकते हो। ठीक हो गया। ये फिक्स स्टेशन है, इसके अंदर आपके पास करंट वेरी नहीं करता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी फॉलिंग लोड जनरेटर। इसके अंदर एक्सेप्शन है। इसके अंदर एक्सेप्शन क्या है कि यहाँ पर हमने क्या कहा, फिक्स्ड स्टेशन है। ठीक है। अब फॉलिंग लोड जनरेटर्स के अंदर बेसिकली क्या होता है कि ये शुरू में ही जैसे ही आप इसको ऑन करते हो, ये शुरू में ही सीधा सारी एक्सरेज को जो है वो पुश कर देता है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये अपनी आउटपुट को कम करता जाता है। जैसे ही देखो शुरू में इतनी ज्यादा एक्सरेज इमिट करवा दी तो हीट अप हो जाएगी ट्यूब। जैसे ही ट्यूब हीट अप होगी तो ये क्या करेगा, अपनी आउटपुट को कम कर देगा और फिर कम होके ये जितना भी आप लोगों ने एमए सेलेक्ट किया हुआ है, 100 है, 200 है, 300 है, जितना भी आप लोगों ने एमए सेलेक्ट किया हुआ है उस वैल्यू तक आ जाएगा। ठीक हो गया। इसकी वजह से बेसिकली क्या होगा कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल एक्सपोजर टाइम मिलेगा। ऑलराइट, हम बात करें क्योंकि इसने पहले एकदम से सारी एक्सरेज को इमिट करवाया, फिर उसके बाद जब हीट अप हो गई ट्यूब तो फिर उसने अपना आउटपुट कम कर दिया। ठीक हो गया। तो आपके पास क्या होगा, एमए डिक्रीज होगा ओनली एज नीडेड इंस्टेड ऑफ, यानी कि इंस्टेड ऑफ स्टेइंग फिक्स एट अ लोअर लेवल। या तो आप देखो यहाँ पर आपके पास क्या था, वो 100 एम्पेयर तक, 200 एम्पेयर तक या फिर 300 एम्पेयर तक रह रहा था, ये फिक्स था। लेकिन फॉलिंग लोड जनरेटर्स के अंदर ये फिक्स्ड नहीं होता है। जैसे ही फॉलिंग लोड जनरेटर ऑन होता है, ये बेसिकली क्या करता है, ये पहले ज़्यादा सारा करंट दे देगा, यानी कि ज़्यादा सारी एक्सरेज दे देगा। उसके बाद जैसे ही ट्यूब हीटअप होगी, ये अपनी आउटपुट यानी कि फिर ये अपना जो करंट है उसको डिक्रीज कर देगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि फॉलिंग लोड जनरेटर के अंदर क्या होगा, पहले एक्सपोजर बिगिन होगा एट मैक्सिमम एमए और फिर एमए जो है वो कम होता जाएगा एज द एनोड हीट्स, दिस रिजल्ट इन मिनिमम एक्सपोजर टाइम। तो इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, एक्सपोजर टाइम मिनिमम हो जाएगा। यानी कि इसके लिए आपको ये नहीं है कि पहले आप लोग ट्यूब को ऑन करोगे फिर इंतजार करोगे कि वो फिक्स स्टेशन तक पहुंचे तभी आपके पास जो है वो इमेजिंग होगी, नहीं। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि वो डायरेक्ट एक्सरेज को प्रोड्यूस करवा देता है शुरू में ही जितने सारी एक्सरेज को। ठीक हो गया। The product of X-ray tube current and exposure time is MES, which is also called electrostatic charge. इसको हम electrostatic charge भी कहते हैं। क्यों? देखो MES बेसिकली क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स ना, एक है जी MA और दूसरा है S। MA मतलब ट्यूब करंट, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, एंड S इज द एक्सपोजर टाइम इन सेकेंड्स। ठीक है। तो ये हमें बेसिकली क्या बता रहा होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जाते हैं। ठीक है। बेसिकली हम अगर इसकी शॉर्टली हम कह सकते हैं कि ये आपको क्वांटिटी बता रहा होता है एक्सरेज की। ठीक हो गया। अब हम क्यों कहते हैं कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, देखो करंट बेसिकली क्या है, चार्ज पर यूनिट टाइम, यही है हमारे पास करंट ना, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम। ऐसा ही है, अगर हम यहाँ से चार्ज को फाइंड करें तो Q इज इक्वल टू आई टी, और आई क्या है, करंट है, टी क्या है, टाइम है। तो करंट हम लोग एक्सरे ट्यूब के केस में करंट क्या होता है, मिली एम्पेयर में होता है, और टाइम किस में होता है, सेकंड में। तो ये आपके पास MAS आ गया ना, इसको हम कह सकते हैं ना कि ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है। ठीक हो गया। सो इस वजह से इसको ये कहा गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द वोल्टेज फ्रॉम द MA सेलेक्टर स्विच इज देन डिलीवर्ड टू द फिलामेंट ट्रांसफार्मर। फिर आप लोग क्या करोगे, वोल्टेज को फिलामेंट ट्रांसफार्मर को दोगे। फिलामेंट ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब एक बात याद रखनी है, मैंने आपको बताया दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर जो कि सिंगल वाइंडिंग होती है। ठीक हो गया। इसको हम लोग वोल्टेज सप्लाई करते हैं। ये आगे से दो चीजों को प्रिसाइज वोल्टेज देता है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को और फिलामेंट ट्रांसफार्मर को।
ठीक हो गया। अब याद रखना है ये जो आपके पास हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है इट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप है यानी कि ये वोल्टेज को इंक्रीज करेगा, जबकि जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर है इट इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये वोल्टेज को कम करेगा, करंट को इंक्रीज करेगा। ठीक हो गया। सो याद रखना है फिलामेंट ट्रांसफार्मर इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, देयरफॉर द वोल्टेज सप्लाइड टू द फिलामेंट इज लोअर। यानी कि जब आप लोग देखो ये आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो जो आप लोग वोल्टेज सप्लाई करोगे फिलामेंट को वो क्या होगी, कम होगी। कितनी कम होगी ये डिपेंड करता है टर्न रेशो के ऊपर। देन द वोल्टेज सप्लाई टू द फिलामेंट ट्रांसफार्मर। अब याद रखना है एक आपके पास है फिलामेंट ट्रांसफार्मर और दूसरा हमारे पास है फिलामेंट। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये फिलामेंट ट्रांसफार्मर को भी वोल्टेज सप्लाई करता है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को भी वोल्टेज सप्लाई करता है। ये तो स्टेप अप है, ये वोल्टेज को बढ़ाकर एक्सरे ट्यूब को देगा। ये क्या है, स्टेप डाउन है। अब देखो एक तरफ इसको वोल्टेज मिल रही है, अब ये बेसिकली आगे क्या करेगा, ये एक्सरे ट्यूब के अंदर जो फिलामेंट होती है ना कैथोड, ये इसको वोल्टेज देगा। अब ये जो अभी लाइन हमने पढ़ी इसका मतलब क्या है कि यहां से जो यहां तक वोल्टेज आ रहा है और आगे से फिर ये जो आगे दे रहा है, तो ये जो आगे देगा ना एक्सरे ट्यूब की फिलामेंट को, ये कम होगा एज कंपेयर टू कि इसको कितना मिल रहा है। क्योंकि देखो इसको जो मिलेगा वो तो ज्यादा ही होगा ना, क्योंकि इसमें आने के बाद वो स्टेप डाउन होगा। ऑल राइट, आई होप इट्स क्लियर। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो फिलामेंट को मिलेगा यानी कि जो एक्सरे ट्यूब के अंदर कैथोड है उसको जो मिलेगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द वोल्टेज सप्लाइड टू द फिलामेंट ट्रांसफार्मर जिसको ऑटो ट्रांसफार्मर दे रहा है। सिमिलरली द करंट इज इंक्रीज्ड। अब देखो वोल्टेज कम कर रहा है लेकिन करंट को बढ़ाएगा। ठीक हो गया। अक्रॉस द फिलामेंट ट्रांसफार्मर इन प्रोपोर्शन टू द टर्न्स रेशियो, तो उतना ही बढ़ाएगा जितनी आपके पास टर्न्स रेशियो होती है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर लॉ हमें यही कहता है। ठीक हो गया। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अब हमारे पास क्या कहता है कि एक्सरे ट्यूब करंट इज मॉनिटर्ड विद एन एमीमीटर। आप एक्सरे ट्यूब का जो करंट है उसको कैसे मेजर कर सकते हो, एमीमीटर होता है दैट इज प्लेस्ड इन द ट्यूब सर्किट। अभी पीछे हमने केवीपी मीटर कहा था, वो कहाँ पर था, वो ऑटो ट्रांसफार्मर के बाहर था, आउटपुट टर्मिनल ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। यहाँ पे है एमए मीटर। सो ये याद रखना है केवीपी मीटर ऑटो ट्रांसफार्मर के बाहर है और वो केवीपी को मेजर नहीं करता, वो वोल्टेज को मेजर करता है। यहाँ पर है एमए मीटर। एमए मीटर का क्या काम है, करंट को मेजर करना। और ये कहाँ पर होता है, ये ट्यूब सर्किट के अंदर होता है। ठीक हो गया। द एमीमीटर इज कनेक्टेड एट द सेंटर ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब देखो अगेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। दिस इज ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर से गया दो चीजों को वोल्टेज। अब ये दो चीजें मैं ऐसे नहीं बनाती हूं, इससे गया किसको, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को। अब हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर के अंदर आपके पास दो वाइंडिंग्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक हो गया। और इसके बाद आपके पास जाएगा किसके पास, फिलामेंट सर्किट के पास, सॉरी फिलामेंट। और यहां से ये दूसरा किसको देता है, फिलामेंट ट्रांसफार्मर को देता है। ठीक हो गया। अब लेट मी ड्रॉ इट विद अनदर। अब हमने बात की कि केवीपी मीटर कहां पर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर के आउटपुट टर्मिनल पर। यहां पर क्या होगा, केवीपी मीटर होगा। एंड अगेन बता रही हूँ ये केवीपी मेजर नहीं करेगा, ये वोल्टेज मेजर करेगा, क्योंकि ऑटो ट्रांसफार्मर में तो अभी केवीपी में कन्वर्ट किया ही नहीं। केवीपी में कन्वर्ट करना इसका काम है, हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का काम है। ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं कि जो एमए मीटर है, एमए मीटर कहाँ लगा है, ये जो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है ना, इसकी मैंने क्या कहा, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, दिस इज सेकेंडरी वाइंडिंग। तो सेकेंडरी वाइंडिंग के सेंटर में यहाँ पर आपके पास क्या लगा होगा, एमए मीटर लगा होगा। अब इसको सेंटर में रखने की वजह है कि देखो मैयर हमने क्या करना है, एमए मीटर ने मैयर करना है करंट को। ठीक हो गया, जो कि कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, बेसिकली उसको मैयर करना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाई वोल्टेज के साथ ट्रेवल कर रहे हैं। अगर हमने डायरेक्टली इफ वी ट्राई टू पुट अ मीटर डायरेक्टली इनटू दैट सर्किट, द मीटर वुड बी डिस्ट्रॉयड बाय द हाई वोल्टेज। जाहिर सी बात है इसके अंदर इतना ज्यादा वोल्टेज है तो मीटर तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन इज इसको सेंटर में रखना। जो आपके पास हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है इसके अंदर एक सेकेंडरी कॉइल है। ठीक हो गया। और इसका मिड पॉइंट जो है, अब मिड पॉइंट के ऊपर याद रखना है 0 वोल्ट है, इट इज द सेफ पॉइंट। यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज कितना है, 0 है। 0 इसलिए है क्योंकि आपके पास देखो पीछे से अल्टरनेटिंग करंट आ रहा है।
अल्टरनेटिंग करंट है, इट मीन्स के करंट कैसा है, ऐसा, इसका एक पॉजिटिव हाफ साइकिल है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल है, ठीक हो गया। तो आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जब स्विंग्स होंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं सेंटर में, यानी कि दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो ये सेंटर में ये वाला जो पॉइंट है दिस इज सेफ पॉइंट, यहाँ पर जीरो है वोल्टेज, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एमए मीटर को लगाते हैं। इज दैट क्लियर? द सेकेंडरी वोल्टेज एट इज अल्टरनेटिंग, तो जो यहाँ से आपके पास वोल्टेज निकलेगा ये भी आपके पास अल्टरनेटिंग ही होगा। 60 हर्ट्ज का कह रहे हैं, तो हमारे पास देखो पाकिस्तान के अंदर कितना होता है, पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हमारे पास 60 हर्ट्ज होता है। सच दैट द सेंटर ऑफ दिस वाइंडिंग इज ऑलवेज एट 0 वोल्ट्स, तो सेंटर में आपके पास क्या होगा, हमेशा 0 वोल्ट्स होंगे। इन दिस वे नो पार्ट ऑफ द मीटर इज इन कॉन्टैक्ट विद हाई वोल्टेज, तो किसी किस्म का हाई वोल्टेज मीटर के ऊपर नहीं जाएगा। एज अ रिजल्ट मीटर को जो है वो आप लोग सेफली पुट कर सकते हो, ठीक हो गया। और मीटर कहाँ पर होता है, ऑपरेटिंग कंसोल के अंदर होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी फिलामेंट ट्रांसफार्मर। फिलामेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या होता है, अभी नेक्स्ट हमारे पास है फिलामेंट ट्रांसफार्मर। फिलामेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली क्या है, इस ट्रांसफार्मर का पूरा नाम है जी फिलामेंट हीटिंग आइसोलेशन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगेन देखो ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए। हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, फिलामेंट ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अगर ये स्टेप डाउन है तो ये आपके पास क्या करेगा, वोल्टेज को 12 वोल्ट्स तक कम करेगा, ठीक हो गया, और ये आपके पास करंट को इंक्रीज करेगा। क्या करता है, स्टेप डाउन है, वोल्टेज को डिक्रीज करता है 12, और आपके पास क्या करता है, करंट प्रोवाइड करता है। और करंट किसको प्रोवाइड करता है, फिलामेंट को। जब करंट मिलेगा फिलामेंट को तो फिलामेंट हीट अप हो जाएगी, ठीक हो गया। Because the secondary windings are connected to high voltage supply for the auxiliary tube, the secondary windings are heavily insulated from the primary। अब हमने बात की जो आपके पास इसके अंदर सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं और प्राइमरी वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक हो गया। तो जो प्राइमरी वाइंडिंग्स होती हैं ये थिन होती हैं, जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं ये थिक होती हैं। इन द फिलामेंट ट्रांसफार्मर द प्राइमरी वाइंडिंग्स आर ऑफ थिन, यानी कि थिन होती हैं, कॉपर से बनी हुई होती हैं, और इनके अंदर करंट कितना होता है, 0.5 से 1 एम्पेयर तक होता है, और अप्रोक्सीमेटली वोल्टेज कितना होता है, 150 वोल्ट होता है। जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये आपके पास थिक होती है एंड आर अप्रोक्सीमेटली 12 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो प्राइमरी में कितना वोल्टेज आया था, 150, लेकिन ये चूंकि स्टेप डाउन था तो इसने आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना वोल्टेज दिया, 12 वोल्ट का, ठीक है। एंड कैरी अ करंट ऑफ, करंट इसमें कितना है, 5 to 8 एम्पियर। अब यहाँ पर करंट कम था, वोल्टेज ज्यादा था, यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा किया, सॉरी वोल्टेज कम किया, और यहाँ पर देखो करंट कम था, वोल्टेज ज्यादा था। यहाँ पर इसने क्या किया, वोल्टेज को कम कर दिया, करंट को ज्यादा कर दिया। अब यहाँ पर अगेन देखो 5 to 8 एम्पेयर्स तक किया है, नॉट मिली एम्पेयर्स, यानी कि ट्यूब को ऑपरेट होने के लिए करंट ज्यादा चाहिए। फिलामेंट ट्रांसफार्मर का बेसिक काम क्या है, देखो फिलामेंट ट्रांसफार्मर ने आपको क्या करना है, दो काम फिलामेंट ट्रांसफार्मर के याद रखने हैं। इट प्रोवाइड्स लो वोल्टेज, इट प्रोवाइड्स हाई करंट। फिलामेंट ट्रांसफार्मर के दो ही काम है, लो वोल्टेज क्योंकि ये स्टेप डाउन है, और हाई करंट, और करंट एम्पेयर्स में देगा, नॉट मिली एम्पेयर्स, 5 to 8 एम्पेयर्स, और वोल्टेज को 12 वोल्ट्स तक कम करता है। अच्छा पहले रिवाइज कर लेते हैं एक दफ़ा, देन हम लोग एक्सपोजर टाइमर्स के ऊपर जाएंगे। हमारे पास क्या था, हमने डिस्कस किया कि हमारे पास होता है एक ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। जब हम लोग प्लग इन करते हैं, स्विच को हमने डाला, तो हमारे पास जो वोल्टेज आएगा वो सबसे पहले किसके पास आएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर के पास आएगा। अब ऑटो ट्रांसफार्मर इस वोल्टेज को एडजस्ट करेगा और दो चीज़ों को देगा। ऑटो ट्रांसफार्मर देगा हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर को और फिलामेंट ट्रांसफार्मर को। ये हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर क्या है, इट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, वोल्टेज को ज़्यादा करेगा, और ये जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर है ये क्या है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को कम करेगा। अब ये हाई वोल्टेज जनरेट, इसके अलावा हमने क्या बात की थी कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर हमारे पास केवीपी मीटर लगा होता है, जो कि केवीपी को रीड नहीं करता बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक हो गया। फिर हमने बात की थी कि ये जो हमारे पास हाई वोल्टेज जनरेटर होता है इसके अंदर दो वाइंडिंग्स होती है, एक हमारे पास होती है प्राइमरी वाइंडिंग और एक अब हमारे पास है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग में क्या मिल रहा है, इसको वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, जो कि ऑटो ट्रांसफार्मर से आ रहा है। इसका काम क्या है, वोल्टेज को ज़्यादा करना। तो यहाँ से जो वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें मिलेगा ये क्या होगा, इट इज़ इन किलो वोल्ट पीक, ठीक हो गया, यानी कि ये केवीपी में होगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हमने बात की थी कि ये जो आपके पास सेकेंडरी वाइंडिंग होती है इसके मिड में हमारे पास क्या लगा होता है, वी हैव एमए मीटर, ठीक हो गया, या जिसको हम लोग एमएएस टाइमर कहते हैं, ऑल राइट। देन हमारे पास है जी फिलामेंट ट्रांसफार्मर। फिलामेंट ट्रांसफार्मर को अब वोल्टेज कौन दे रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर देगा।
अब इसके अंदर जब वोल्टेज आएगी तो ये वोल्टेज को कम करेगा और ये कम करके वोल्टेज किसको देगा, जो आपके पास एक्स-रे ट्यूब के अंदर फिलामेंट होती है जिसने बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करना होता है, ये उसको देगा। सो लास्ट लाइन उसकी यही थी कि जो फिलामेंट ट्रांसफार्मर है इसके अंदर जो वोल्टेज आ रहा है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द आउटपुट वोल्टेज। ठीक हो गया। वो आउटपुट वोल्टेज इसने किसको देनी है, इसने फिलामेंट को देनी है जिससे इलेक्ट्रॉन्स आगे निकलने हैं। ठीक है, तो फिलामेंट को जो वोल्टेज दे रहा है यानी कि फिलामेंट इटसेल्फ वोल्टेज कम यूज कर रही है, लेकिन फिलामेंट ट्रांसफार्मर को जो वोल्टेज आ रहा है वो ज्यादा आ रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये चीज हमने अभी तक डिस्कस की थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सपोजर टाइमर्स। एक्सपोजर टाइमर्स बेसिकली क्या है, कितनी नंबर ऑफ एक्सरेज कितने टाइम में प्रोड्यूस हो रही हैं वो आपको बताते हैं ये एक्सपोजर टाइमर्स। ठीक है, अब यहाँ पर यही कह रहा है कि एक्सपोजर टाइमर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किसके साथ, एक्सरे ट्यूब करंट के साथ। जितना ज़्यादा एक्सरे ट्यूब करंट होगा तो उतनी हमें क्या करंट हमें बेसिकली क्या बता रहा होता है, क्वांटिटी बता रहा होता है। ठीक है, और ये आपको टाइम यानी कि दो चीज़ें, एक एक्सपोजर और दूसरा टाइम। एक्सपोजर से मुराद कितनी नंबर ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं यानी कि कितना करंट है, और दूसरा आपको टाइम के बारे में ये मेजरमेंट देता है। ठीक हो गया। अब एक्सरे ऑपरेटिंग कंसोल जो होती है इनके अंदर आप लोग मल्टीपल ऑप्शंस है आपके पास, यानी कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। आप लोग जितना भी एमए सेलेक्ट करते हो उसको आप अचीव करने के लिए कुछ भी कॉम्बिनेशंस कर सकते हो। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो 20 एमएएस को अचीव करना चाहते हो तो मैं ये कर सकती हूँ कि मैं 200 एमए रखूँ और एक्सपोजर टाइम इसको दूँ 0.1 सेकंड का। ठीक है, तो मैं 20 मिली एम्पेयर सेकंड अचीव कर सकती हूँ, या फिर मैं ऐसे कर सकती हूँ कि 100 मिली एम्पेयर करंट दूं और 0.2 सेकंड के लिए दूं तो भी मैं ये अचीव कर सकती हूँ। यानी कि मेरे पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं एक रेडियोलॉजिस्ट के पास। ठीक हो गया, बाकी इसमें इतना खास कुछ नहीं लिखा हुआ। अब हमारे पास क्या कहते हैं, पैरामाउंट इन द डिजाइनिंग ऑफ ऑल टाइमिंग सर्किट्स। जितने भी टाइमिंग सर्किट्स हैं ना उनमें जो इंपॉर्टेंट रूल रखा जाता है डिजाइनिंग में वो यही है कि आपके पास एक्सपोजर को स्टार्ट कौन करता है, रेडियोग्राफर स्टार्ट करता है। ठीक हो गया, और एक्सपोजर को एंड कौन करता है, एक्सपोजर को एंड करता है टाइमर। यानी कि रेडियोग्राफर ने एक टाइम सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है, उस टाइम तक अब ऑन बेसिकली रेडियोग्राफर ही करेगा, लेकिन ऑफ कैसे होगा, जो टाइम उसने सेलेक्ट किया हुआ है अगर वो टाइम हो गया तो उसके बाद वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कौन करता है, रेडियोग्राफर करता है, स्टॉप कौन करता है, टाइमर करता है। ठीक हो गया। अब फ्लोरोस्कोपी के अंदर एक फुट स्विच होता है, यानी कि आप लोग पाँव से उस स्विच को प्रेस करते हो, जब वो स्विच प्रेस होता है तो आपके पास एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं। जैसे ही आप लोग फुट को रिलीज करोगे यानी कि पाँव को उठाओगे स्विच बंद हो जाएगा, आपके पास एक्सपोजर भी खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। अब ये था जी मेन टाइमर जिसने स्टॉप करवाना होता है। अब मेन टाइमर फॉर एग्जांपल खराब हो गया है तो ऑब्वियस सी बात आपको एक बैकअप भी तो चाहिए ना, तो बैकअप के लिए हमारे पास एक और टाइमर होता है, दैट इज गार्ड टाइमर। ठीक हो गया, गार्ड टाइमर का टाइम सेट किया जाता है 6 सेकंड्स के लिए। ठीक हो गया, यानी कि 6 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद ही एक्सपोजर को खत्म कर देता है अगर फॉर एग्जांपल मेन टाइमर आपके पास खराब हो गया है। क्योंकि मेन टाइमर के अंदर जो टाइमिंग रखी जाती है वो 0.1 सेकंड 0.5 सेकंड इस तरह की रखी जाती है, लेकिन गार्ड टाइमर की टाइमिंग हमने कितनी रख ली है, 6 सेकंड्स रख ली मैक्सिमम। ठीक हो गया, तो ये एमसीक्यू जा सकता है कि गार्ड टाइमर के लिए कितनी आप लोग टाइमिंग रखते हो। उसके अलावा आपके पास ये क्या कहते हैं कि इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, जो टाइमर सर्किट होता है ना इसका बेसिक काम क्या है, इट मेक्स एंड ब्रेक। इसका मतलब क्या है कि ये मेक मतलब ये आपके पास सर्किट है ना, ये सर्किट को क्लोज करेगा। जब सर्किट क्लोज होगा तो करंट फ्लो होगा, जब सर्किट ब्रेक होगा यानी कि सर्किट ओपन हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक हो गया, और ये लगा कहाँ पर होता है, प्राइमरी साइड ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। सेकेंडरी साइड पे तो आपके पास एमए लगा हुआ है, तो प्राइमरी साइड पे हमारे पास क्या लगा होता है, हमारे पास टाइमर सर्किट लगा हुआ होता है, टाइमर सर्किट लगा हुआ होता है। ठीक हो गया। अब हमारे पास 4 तरह के टाइमर सर्किट्स होते हैं जिनमें से 3 जो है वो रेडियोलॉजिस्ट के अंडर है और एक जो है वो रेडियोलॉजिस्ट के अंडर नहीं होता, वो आपके पास होता है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। वन बाय वन देखते हैं। अच्छा, ये टाइमर जितने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इनमें 2-3 चीजें आप लोग याद कर लो। हमारे पास है सिंक्रोनस टाइमर। सिंक्रोनस टाइमर के बारे में आप लोग 2-3 चीज़ें याद रख लो। इसके अंदर हमारे पास क्या होती है, सिंक्रोनस मोटर होती है। जब ये मोटर रोटेट करती है, कितनी फ्रीक्वेंसी रोटेट करेगी, यूनाइटेड स्टेट के अंदर 60 हर्ट्ज, पाकिस्तान के अंदर 50 हर्ट्ज। ठीक है, जब ये रोटेट करेगी तो इसके रोटेट करने से आपके पास आउटपुट देगी। ठीक हो गया। इसके अलावा आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि इसके अंदर जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, 17 मिली सेकेंड का टाइम है। एमसीक्यूज आ सकता है टाइम के ऊपर। ठीक है, अब ये 17 मिली सेकेंड आप लोग किस तरह से अचीव कर सकते हो, आप 1/60 सेकेंड का एक ही साइकिल दो, या फिर आप लोग 1/30 सेकेंड्स के 2 साइकिल दे दो, या फिर 1/20 सेकेंड के 3 साइकिल दे दो।
लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये फिक्स है, 17 मिलीसेकंड से ऊपर नीचे आप कर ही नहीं सकते हो सिंक्रोनस टाइमर के अंदर। ठीक हो गया। एक बात आप लोगों ने इसके बारे में ये याद रखनी है। दूसरी बात आप लोगों ने इसके बारे में ये याद रखनी है कि इसके अंदर सीरियल एक्सपोजर्स नहीं होते हैं। सीरियल एक्सपोजर से मुराद ये है कि इसको आप ऐसे समझो जिस तरह पल्स प्रोग्रेसिव फ्लोरोस्कोपी होती है ना, यानी कि आप लोग एक्सरे को ऑन करते हो फिर बंद करते हो, फिर ऑन करते हो फिर बंद करते हो, लेकिन इसके अंदर ये सीन नहीं है। इसके अंदर 17 मिलीसेकंड एक फिक्स्ड अमाउंट है, ऊपर आप जा ही नहीं सकते हो। ठीक हो गया। तो सीरियल एक्सपोजर इसके अंदर नहीं होते हैं। दूसरा हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर का टाइम होता है जी लेस देन 1 मिलीसेकंड, ये बात याद रखनी है। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर मोस्ट कॉमनली जो यूज्ड हो रहे होते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स होते हैं, ये एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक हो गया। और इनकी जो है वो टाइमिंग कितनी होती है, 1 मिलीसेकंड। ठीक हो गया। यानी कि 1 मिलीसेकंड के बाद ये अपना एक्सपोजर टाइम बंद कर देंगे, और इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी प्रोसीजर्स के अंदर यही आपके पास यूज हो रहे होते हैं। ऑल राइट। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी MAS टाइमर्स। अब MAS टाइमर्स आपके पास क्या है, नाम से ही जाहिर है, MA एंड S, अमाउंट कितने टाइम में, वो आपको बताते हैं कौन, MAS टाइमर्स। ठीक हो गया। इसके बारे में आप लोगों ने ये याद रखना है कि MAS टाइमर्स आपके पास कहाँ पर होते हैं। दे आर लोकेटेड ऑन सेकेंडरी साइड ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। प्राइमरी साइड पे कौन होते थे, अभी हमने बात की थी, टाइमर सर्किट प्राइमरी साइड पे होते थे। सेकेंडरी साइड पे मैंने आपको बताया था ना, सेकेंडरी कोयल के मिड में हमारे पास लगा हुआ होता था MAS। तो ये बेसिकली उसी का कह रहे हैं। ठीक हो गया। अब क्या कहते हैं कि MAS टाइमर्स आर यूज्ड ऑन फॉलिंग लोड एंड कैपेसिटर डिस्चार्ज इमेजिंग सिस्टम्स। दो आपके पास इमेजिंग सिस्टम है, एक हमारे पास है जी फॉलिंग लोड और दूसरा हमारे पास है कैपेसिटर डिस्चार्ज सिस्टम्स। फॉलिंग लोड जनरेटर क्या है, इसका थोड़ा बहुत, वैसे ये हमारे कोर्स में नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। फॉलिंग लोड जनरेटर क्या है कि ये आपके पास एक्सरे जनरेटर की एक टाइप होती है। इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि आपके पास शॉर्टेस्ट पॉसिबल एक्सपोजर टाइम आपको देगा। ठीक हो गया। आपने जितना भी MA सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर कम से कम एक्सपोजर टाइम आपको देगा। ये कैसे देगा कि जैसे ही आप लोग इसको स्टार्ट करोगे ना, ये सबसे पहले आपको हाईएस्ट पॉसिबल MA देगा, यानी कि सबसे हाईएस्ट एक्सपोजर देगा। ठीक हो गया, जिसको ट्यूब हैंडल कर सकती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद ही क्या करेगा, अपना जो MA है यानी कि एक्सपोजर है उसको कम करना शुरू कर देगा। ठीक हो गया। ये किस तरह से काम करता है, ऑपरेटर यानी कि जो रेडियोलॉजिस्ट होता है वो इसके अंदर सेट करेगा KVP को भी और MAS को भी सिलेक्ट करेगा। जनरेटर स्टार्ट होगा, जैसे ही जनरेटर स्टार्ट होगा ना, तो ये स्टार्ट ही मैक्सिमम ट्यूब करंट से होगा। सो यहाँ पर नाम ही है फॉलिंग लोड। फॉलिंग लोड मतलब पहले भी मैंने आपको बताया कि ये क्या करेगा, पहले जैसे ही स्टार्ट होगा मैक्सिमम ट्यूब करंट देगा, बाद में ये अपना लोड कम करेगा, नाम से ही जाहिर है फॉलिंग लोड। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये आपके पास काम करता है। दूसरा हमारे पास जिक्र है कैपेसिटर डिस्चार्ज इमेजिंग सिस्टम का। कैपेसिटर डिस्चार्ज इमेजिंग सिस्टम आपके पास क्या होता है, ये भी हमारे पास एक्सरे जनरेटर ही होता है। ये चार्ज कैपेसिटर को यूज करता है एज अ पावर सोर्स। बाकी ट्रांसफार्मर्स में हमने देखा ना वो क्या यूज कर रहे थे, दे आर यूजिंग AC मेन सप्लाई, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट उनको मिल रहा था। लेकिन ये बेसिकली चार्ज कैपेसिटर को यूज करता है। ठीक है, पहले आप लोग कैपेसिटर को चार्ज करते हो हाई वोल्टेज पे, ठीक है, और फिर जो है वो एक्सपोजर होता है, फिर कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज होता रहता है। यानी कि बिफोर एक्सपोजर क्या होता है, कैपेसिटर इज चार्ज टू KVP, जो भी आपने सेलेक्टेड KVP की हुई है उसके ऊपर चार्ज होता है। जैसे ही एक्सपोजर शुरू होता है तो आपके पास क्या होता है, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, अपनी एनर्जी को रिलीज करता है एज एक्सरेज। अब आपके पास टाइमर लगा हुआ होता है, दैट इज MAS टाइमर। ठीक है, अब MAS टाइमर क्या करेगा, ये एक्सपोजर को स्टॉप करेगा जब आप लोगों ने जो एक सिलेक्टेड KVP सेलेक्ट की थी ना, अगर वो आपको मिल गई है, अगर वो अचीव हो गई है, तो आपके पास ये जो MAS टाइमर है ये एक्सपोजर को स्टॉप कर देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि MAS टाइमर आपके पास दो जगहों पर यूज होता है, फॉलिंग लोड में भी यूज होता है और हमारे पास कैपेसिटर डिस्चार्ज इमेजिंग सिस्टम के अंदर भी यूज होता है। डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसी तरह याद कर लो। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। अब ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली एक्सरे एक्सपोजर को स्टॉप करता है जब आपके पास इनफ रेडिएशन जो है वो इमेज रिसेप्टर तक पहुंच जाती है। पर्पस इसका क्या है कि इसने आपको एक कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी देनी है, यानी कि अंडर एक्सपोजर भी नहीं करना और ओवर एक्सपोजर भी नहीं करना, बल्कि आपको एक कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी देनी है। इस पूरे लंबे चौड़े पैराग्राफ्स में इतनी लंबी लंबी कहानियां लिखी हुई हैं, सो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मैं बता देती हूँ कि हमारे पास इसमें क्या होता है। देखो, इसमें एक रोल होता है टेक्नोलॉजिस्ट का। ठीक हो गया। अब टेक्नोलॉजिस्ट क्या करेगा, ये एग्जाम यानी कि जो भी इसने एग्जामिनेशन करना है ये कंट्रोल पैनल पे सिलेक्ट करेगा। आपने चेस्ट का करना है, एब्डोमेन का करना है, स्पाइन का करना है, वो सिलेक्ट कर लेगा। जैसे ही उसने सेलेक्ट किया तो ये जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल है ये खुद ब खुद KVP भी सिलेक्ट कर लेगा, MA भी सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है,
और बैकअप टाइमर भी सिलेक्ट कर लेगा, जो कि एक सेफ्टी फीचर होता है। ठीक है, उसके बाद इसमें जिक्र है कि हमारे पास होता है एक आयनाइजेशन चैम्बर। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है आयनाइजेशन चैम्बर होता है। अब इस आयनाइजेशन चैम्बर का क्या मतलब होता है, ये आयनाइजेशन चैम्बर रखा जाता है पेशेंट और इमेज रिसेप्टर के दरमियान। ठीक है, जैसे ही एक्सरेज पेशेंट से निकलती हैं ये इस चैम्बर के ऊपर आकर पड़ती हैं। ठीक है, ये चैम्बर आयनाइज्ड हो जाता है। जब ये चैम्बर आयनाइज्ड होता है तो जब भी कोई चीज़ आयनाइज होती है तो क्या बनता है, चार्ज बनता है। बेसिकली आयन चार्जेस ही है ना। ठीक है, अब ये चार्ज जो है वो आपके पास कलेक्ट होता रहेगा। अब जितना चार्ज कलेक्ट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ रेडिएशन पासिंग थ्रू द पेशेंट। जितनी ज़्यादा रेडिएशन पेशेंट से पास होंगी उतना ज़्यादा आगे जाकर आयनाइजेशन चैम्बर पे वो पड़ेंगी, आयन्स बनाएंगी, तो आयन्स आपके पास कलेक्ट होते रहेंगे। ठीक हो गया। जब आपने जो केवीपी सेलेक्ट किया था उस अमाउंट तक पहुंच गया चार्ज, ठीक हो गया, तो ऑटोमेटिक जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो खुद ब खुद क्या करेगा, इसको बंद कर देगा। ठीक हो गया। अब इसके अंदर एक और जिक्र है कि आपके पास बैकअप टाइमर होता है। यहाँ पर कहीं पर लिखा हुआ है, यस, यहाँ पे आपके पास एक बैकअप टाइम होता है। बैकअप टाइम क्यों ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल सिस्टम है इसके अंदर किसी किस्म की ख़राबी हो जाए, पेशेंट की मिस पोजीशन है या फिर चैम्बर से इसे एक्टिवेट नहीं हो रहा, तो बैकअप टाइमर जो है वो इस बात को इंश्योर करता है कि एक्सरेज यानी कि बहुत लंबे टाइम के लिए एक्सपोज ना होती रहे, तो ये आपके पास खुद ब खुद इसको बंद कर देता है। एज ए रिजल्ट पेशेंट को डोज ज़्यादा नहीं मिलती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर मेमोग्राफी का भी जिक्र है कि मेमोग्राफी के अंदर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, लो केवीपी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो लो केवीपी में ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल जो है ये आपके पास टिश्यू की थिकनेस या कंपोजिशन की वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, कैसे, फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने कोई रॉन्ग टिश्यू एरिया डिटेक्टर के ऊपर रख दिया, ठीक है, तो इमेज आपके पास या तो बहुत डार्क आएगी या तो फिर बहुत ज़्यादा ब्राइट आएगी। ठीक है, तो केयरफुल पोजिशनिंग बड़ी ज़रूरी है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि आपके पास जब रेडियोग्राफ आप लोग ले रहे होते हो तो द इलेक्ट्रॉनिक टाइमर शुड बी सेट टू 1.5 टाइम्स। अब ये 1.5 टाइम्स का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक चेस्ट एक्सरे लेना है एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू टेक 0.5 सेकेंड्स, ये लेकर चेस्ट एक्सरे आपको देगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मेन टाइमर ख़राब हो गया या ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल में कोई मसला है तो उसकी वजह से ये स्टॉप नहीं हो सकता, तो इसके लिए आप लोग क्या करते हो, हम बैकअप टाइमर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और बैकअप टाइमर को यूजुअली सेट किया जाता है 1.5 टाइम्स, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर चेस्ट एक्सरे ने 0.5 सेकेंड लेना है ना, तो जो बैकअप टाइमर होगा वो 0.75 सेकेंड्स के बाद खुद ब खुद एक्सपोजर को ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसी वजह से आपके पास पेशेंट को डोज ज़्यादा नहीं मिलेगा। और याद रखना है ये हमेशा 1.5 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। तो इनमें आप लोगों ने यही चीज़ें याद रखनी थी। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में था सो करना ज़रूरी था।